जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान और इसमें पढ़ेंगे दोस्तों झारखंड की जनजातियों के परिचय के बारे में। आज जो हमारा मुख्य रूप से होगा दोस्तों वो ऑनलाइनर क्वेश्चन होगा जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि झारखंड में आदिम जनजाति समूह की संख्या है। तो आदिम जनजाति समूह की जो संख्या है वो टोटल 8 है। यानी कि झारखंड में अगर जनजातियों की संख्या पूछें तो 32 जनजाति है और 32 में से ही 8 जनजाति को आदिम जनजाति के रूप में सूचित किया गया है, यानी कि अत्यंत ही पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचित किया गया है। इनका जो सूचित करने का आधार होता है दोस्तों वो शिक्षा होता है और शिक्षा के साथ साथ इनकी रहन सहन और आर्थिक जीवन स्तर, इन सभी के मापदंडों के आधार पर इनको अत्यंत रूप से पिछड़ा सूचित किया जाता है, जिसको आदिम कहा जाता है, आदिम जनजाति। तो ये 8 आदिम जनजातियां हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और इनकी जो जीवन स्तर है दोस्तों काफ़ी निम्न होती है, इसी चलते इनको चिन्हित किया गया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इनका नाम भी आप लिख करके याद रखिएगा कि कौन कौन से जनजाति जो हैं आदिम रूप से चिन्हित किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य गठन के पश्चात किन 2 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ। तो हो जाएगा दोस्तों कोल और कंवर जनजाति। जब झारखंड का गठन हुआ 2000 ईस्वी में, इस समय देखें तो झारखंड में मात्र 30 जनजातियां चिन्हित थी। बाद में 2003 में कोल और कंवर जनजाति को शामिल किया गया। इस तरह से वर्तमान में देखें तो 32 जनजातियां हैं। तो अगर पूछेगा कि झारखंड गठन के समय कितनी जनजातियां थी तो उसमें मात्र 30 जनजातियां थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में निवास करने वाली प्राचीनतम जनजाति मानी जाती है। तो हो जाएगा असुर जनजाति। झारखंड में निवास करने वाली प्राचीन जनजाति जो है असुर है। अब इनकी भाषा जो है असुरी है, जो पिछले बार जेपीएससी में पूछा गया था, जो विलुप्त हो रही है भाषा। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो जो ये असुर जनजाति है ये झारखंड की प्राचीन जनजाति है और सबसे पहले इन्हीं ने ही लोहा गलाना, तांबा गलाना और लोहा का औजार बनाना से संबंधित लोगों को परिचय कराया था। यानी ये जनजाति देखिए तो इस चीज़ों में निपुण था। अगला प्रश्न है कि उरांव जनजाति का झारखंड में प्रवेश किस आक्रमणकारी के साथ हुआ। तो उरांव जनजाति का जो प्रवेश था वो बख्तियारुद्दीन खिलजी के साथ हुआ। तो उरांव जनजाति के साथ साथ अगर पूछ देगा दोस्तों कि मुसलमानों का प्रवेश झारखंड में कब हुआ था, तो बख्तियार खिलजी के साथ ही हुआ था। इससे पहले छोटा नागपुर क्षेत्र में लोग नहीं रहते थे। जब ये मुस्लिम आक्रमणकारी जो बख्तियार खिलजी था उसी के समय देखे तो उरांव जनजाति का प्रवेश जो है झारखंड में हुआ था। अगला प्रश्न है कि जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल आबादी में जनजातीय आबादी का प्रतिशत है। तो 2011 के जो जनगणना के अनुसार देखें तो 26.20% जो आबादी है वो अनुसूचित जनजाति का आबादी है पूरे झारखंड की आबादी में। इनकी हिस्सेदारी 26.20% की है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में अधिकांश जनजाति समूह संबंधित है। तो झारखंड में अधिकांश जनजातीय जो समूह है दोस्तों वो प्रोटोअस्ट्रालाइड प्रजातीय समूह से हैं। अगर यहाँ पर देखें तो इसकी बहुलता है, यानी कि अगर टोटल देखा जाए दोस्तों तो 32 जनजाति में से लगभग 17-18 जनजाति जो हैं प्रोटोअस्ट्रालाइड समूह से आती हैं। इसी चलते इसकी बहुलता देखी जाती है। अगला प्रश्न है कि माझी परगनेत स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है। तो माझी परगनेत स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो संथाली जनजाति से है। तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा दोस्तों कि माझी परगनेत शासन व्यवस्था किस जनजाति समूह से है, तो आपका डायरेक्ट करना होगा संथाली जनजाति से है। या इसको घुमा फिरा के भी पूछेगा तो इतना ध्यान में रखने का, माझी परगनेत जब भी पूछेगा तो संथाली जनजाति से है। उनकी जनजातीय शासन व्यवस्था को माझी परगनेत के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की किस जनजाति को पश्चिम बंगाल में लाओतो के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों संथाल जनजाति को। संथाल जनजाति को अगर देखें तो पश्चिम बंगाल में लाओतो के नाम से जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि क्योंकि ये भी प्रश्न जो है एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि लाओत किस जनजाति को कहा जाता है, तो संथाल जनजाति को कहा जाता है। और कहाँ बोला जाता है लाओत इनको, तो पश्चिम बंगाल में बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है।
तो संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है वो है करिंग बापला। करिंग बापला में होता है दोस्तों कि जो अगुआ के माध्यम से होता है ये विवाह तय करते हैं माता पिता, यानी अगुआ के माध्यम से माता पिता जो विवाह तय करते हैं उस विवाह को करिंग बापला कहा जाता है और संथालों में सबसे ज़्यादा प्रचलित यही है। तो याद रखिएगा बापला जब भी पूछा जाएगा तो बापला का संबंध विवाह से है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जैसे कि पूछ देगा कि दीपुल बापला, तो दीपुल बापला होता है दोस्तों संथालों में हठ विवाह, और विनिमय विवाह को कहा जाता है गोलाइटी विवाह यानी एक्सचेंज विवाह। एक्सचेंज विवाह समझते होंगे कि लड़का उसके घर में शादी हुआ और उसके घर से लड़की को लाया, यानी आपस में हेरा फेरी की शादी बोल सकते हैं। तो ये सब भी संथालों में प्रचलित है, तो उसको जो संथालों में बोला जाता है गोलाइटी बापला, यानी बापला जब भी पूछेगा यानी कि विवाह से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि संथाल शासन व्यवस्था में बिटलाहा का अर्थ क्या होता है। तो बिटलाहा का अर्थ होता है सामाजिक बहिष्कार, यानी जब किसी भी व्यक्ति को यौन अपराध या कोई बड़े बोलना चाहिए घटना का अंजाम दे देता है, तो वैसी स्थिति में जो होता है कि संथाल विधान में प्रावधान है बिटलाहा की सज़ा का। ज़्यादातर यौन अपराध से संबंधित मामलों में ही बिटलाहा की सज़ा दी जाती है, और बिटलाहा का मतलब होता है दोस्तों सामाजिक बहिष्कार, उसको समाज से निकाल दिया जाता है। बाद में देखें तो सामूहिक भोज के माध्यम से उसको फिर से समाज में शामिल कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि संथाल जनजाति को किस हस्तशिल्प कला में दक्षता हासिल है। ते हो जाएगा बुनकरी, यानी संथाल जनजाति अगर देखें दोस्तों तो इनका मुख्य जो कार्य है वो कृषक हैं, लोग कृषि कार्य करते हैं, परंतु बुनाई के कार्य में भी लोग निपुण होते हैं, इसलिए बुनकरी के नाम से इनको जाना जाता है कि ये निपुण होते हैं। अगला प्रश्न है कि संथाल जनजाति में बीज बुआई एवं फसल कटाई के अवसर पर प्रायः या क्रमशः किस पर्व का आयोजन होता है। तो बीज बुआई के समय देखें तो एरोख जो पर्व होता है वो मनाया जाता है, और फसल की कटाई के अवसर पर देखें तो सोहराई पर्व मनाया जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि एरोख पर्व जो होता है वो बीज बोने के समय और काटने के समय सोहराई मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि संथाल जनजाति में प्रचलित जो चित्रकला जादू पटिया का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जादू पटिया का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों कि कागज या कपड़ा का टुकड़ा। जादू पटिया चित्रकारी में होता है कि कागज के टुकड़ा या कपड़ा के टुकड़ा पर चित्रकारी किया जाता है, और विशेष सामुदायिक जादू के द्वारा किया जाता है, इसी चलते इसका नाम भी जादू पटिया पड़ गया है। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। यहाँ पर हो जाएगा उरांव जनजाति। तो थोड़ा ध्यान में रखना है दोस्तों कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, संथाल। दूसरे नंबर की कौन सी बड़ी जनजाति है तो उरांव, इसके बाद कौन हो जाएगा तो संथाल, उरांव, इसके बाद मुंडा जो होती है वो तीसरे नंबर का होता है, इसके बाद हो। तो संथाल, उरांव, मुंडा और हो, इस तरह से आप 4 को याद नाम रख सकते हैं। और अगर वहीं पूछ देगा कि भारत की सबसे बड़ी आबादी कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी आबादी जो होती है वो होता है गोंड, गोंड के बाद आता है भील, और भील के बाद होता है जो आपका संथाल। यानी कि पूरे भारत देश में देखिए तो संथाल जो है तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, और झारखंड की बात करें तो पहली, और मुंडा उसी क्रम में आ जाएगा कि मुंडा जो पूरे भारत देश में हो जाएगा तो चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। और अगर झारखंड की बात करें दोस्तों तो झारखंड के हिसाब से यह दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। उरांव की बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगर मुंडा बोलेंगे तो सुधा रहेगा उरांव। तो यहाँ पर याद रखना संथाल, उरांव, इसके बाद मुंडा, संथाल, उरांव, मुंडा, इसको याद रखना है। और चौथा में याद रख सकते हैं हो, तो संथाल, उरांव, मुंडा और हो, इस तरह से 4 जनजाति कम से कम याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि उरांव जनजाति की जो भाषा है कुड़ुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो कुड़ुक का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है मनुष्य, यानी कुड़ुक जो बोला जाता है यानी मनुष्य को कुड़ुक बोला जाता है उरांव जनजाति में। अगला प्रश्न है कि झारखंड की किस जनजाति का मूल निवास स्थान महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र कोंकण था। ते हो जाएगा दोस्तों उरांव जनजाति का। उरांव जनजाति का अगर देखें तो इनका मूल निवास स्थान बोला जाता है जो महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र कोंकण का इलाका था
वहीं पर उरांव का मूल निवास स्थान माना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की किस जनजाति में गोदना प्रथा का विशिष्ट महत्व माना जा सकता है। तो गोदना प्रथा जो है दोस्तों, ये उरांव जनजाति का जो है विशिष्ट महत्व होता है, क्योंकि इन लोग देखिएगा तो हाथ में और पैर में भी गोदना काफ़ी इन लोग करवाते हैं, और इनका एक अलग से महत्व होता है गोदना का। जो पैर हाथ में देखिएगा तो काला काला जो होता है, जो इन लोग एक डिजाइन के रूप में पूरे हाथ पैर में करवाते हैं, जो टैटू बोल सकते हैं गोदना को। तो ये परमानेंट वाला होता है, इसको हटा नहीं सकते हैं, तो इन लोग में एक विशेष प्रिय चीज़ होता है। अगला प्रश्न है कि उरांव जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। तो इसमें जो होता है सर्वाधिक प्रचलित जो विवाह है वो आयोजित विवाह है। आयोजित विवाह में क्या होता है कि जिसमें वर पक्ष जो होता है दोस्तों वधु मूल्य को देना पड़ता है, यानी वधु मूल्य दे करके आप शादी करेंगे, उसको आयोजित विवाह किया जाता है। इसमें जो होता है तिलक जो है वो लड़की वाले नहीं देते हैं, बल्कि लड़की वाले तिलक लेते हैं, यानी कि लड़का लोग तिलक देते हैं, यानी कि वधु के जो दाम होगा यानी मूल्य होगा वो कौन देता है दोस्तों, तो लड़के लोग देता है। जस्ट अपोजिट होता है तिलक वाला सिस्टम से। आगे बढ़ते हैं। उरांव जनजाति की युवागिरी घुमकुड़िया में युवक युवतियों के प्रशिक्षण केंद्र को किस नाम से जाना जाता है। तो उरांव जनजाति में युवागिरी जो घुमकुड़िया होता है उसमें युवक युवतियों के प्रशिक्षण केंद्र को देखें तो युवक के प्रशिक्षण केंद्र को जोगेड़पा और युवती के प्रशिक्षण केंद्र को पेलेड़पा कहा जाता है। ते भी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसमें 10 से 11 वर्ष की उम्र में जो लड़के होते हैं और लड़कियां होते हैं उनको प्रवेश दिया जाता है, और अपने जो जनजाति के जो रीति रिवाज है, उनकी जो परंपराएं हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और ये जैसे इनकी शादी होती है तो यहाँ से इनकी सदस्यता खत्म हो जाती है युवागिरी से। तो इनके युवागिरी को ध्यान में रखना है कि उरांव लोग की युवागिरी को घुमकुड़िया बोला जाता है, जिसमें विशेष रूप से युवक लोग के लिए जोगेड़पा और युवतियों के लिए लड़कियों के लिए पेलेड़पा होता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सर्वाधिक विकसित जनजाति माना जाता है। तो सर्वाधिक विकसित जनजाति जो होता है उरांव लोगों की ही माना जाता है, क्योंकि अगर पूरे झारखंड में 32 जनजाति को देखेंगे तो सबसे किसी का अगर विकास किसी जनजाति का हुआ है तो उरांव जनजाति का हुआ है, और सर्वाधिक शिक्षित जनजाति भी इन्हीं लोग हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि उरांव जनजाति में भेलवा एवं गोरिया पूजा संबंधित है। तो उरांव जनजाति में भेलवा एवं गोरिया पूजा जो संबंधित है वो फसल सुरक्षा एवं ग्राम सुरक्षा से संबंधित है। तो याद में रखिएगा, जो भेलवा पूजा होता है वो फसल सुरक्षा से संबंधित है, और गोरिया पूजा जो होता है जो गांव की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सब पूछा जाता है। अब इसमें जैसे कि अगर पूछ देगा कि उरांव जनजाति में जो होता है सर्वोच्च देवता कौन होता है, तो धर्मेश जो है यानी सूर्य देवता को सर्वोच्च देवता इन लोग मानते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे गांव के धार्मिक प्रधान जो होते हैं उसमें पाहन होती है जो सभी देवताओं को पूजा पाठ करने का काम करते हैं। अगला प्रश्न है कि डिहवार यानी सीमांत देवता एवं पूर्वजत्मा यानी कुल देवता की पूजा किस जनजाति का धार्मिक कृत्य है। तो ये हो जाएगा दोस्तों उरांव जनजाति का धार्मिक कृत्य है। तो याद रखिएगा कि डिहवार यानी होता है सीमांत देवता, और कुल देवता को बोला जाता है पूर्वजात्मा। ये दोनों जनजाति जो होती है माने उरांव जनजाति, ये दोनों जो धार्मिक जो कृत्य हैं इनकी पूजा करते हैं। तो याद रखना कि सर्वोच्च देवता धर्मेश यानी सूर्य को, और ग्राम देवता को ठाकुर देव बोला जाता है, और सीमांत देवता यानी डिहवार और पहाड़ देवता यानी मारंगबुरु, तो प्रचलित है मारंगबुरु पहाड़ देवता को बोला जाता है, और जो कुल देवता होता है इनको पूर्वजात्मा, इन सभी को पूजा जो है उरांव जनजाति में विशेष रूप से किया जाता है। अगला प्रश्न है कि उरांव जनजाति के ग्राम को किस नाम से जाना जाता है। तो उरांव जनजाति में जो गांव होता है उसको भूइहर के नाम से जाना जाता है। जब हम उरांव जनजाति की जो शासन व्यवस्था पढ़ा रहे थे दोस्तों माझी परगनेत उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, तो उसमें हम बताए थे कि जब उरांव लोग जब झारखंड में आए थे तो जिस जगह को जंगल को साफ किए थे तो उस जगह के लोग जो ज़मीन बसाए उसको भूइहरी ज़मीन कहा गया था, और जो मुंडा लोग ज़मीन जो साफ किए और जो गांव बसा उसको कहा गया था खुटकट्टी ज़मीन यानी खुटकट्टी गांव।
तो उसी आधार पर याद रखना है कि जो उरांव लोग बसे तो वो कहा गया भुइंहरी गांव कहा गया। और इनकी शासन व्यवस्था जो है उसको थोड़ा ध्यान में रखिए कि पढ़ा शासन व्यवस्था जो होती है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, ये उरांव जनजाति की पंचायती व्यवस्था को कहा जाता है। और माझी परगने शासन व्यवस्था कौन सी जनजाति के होता है दोस्तों? तो संथाल लोगों का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवल झारखंड में पाई जाने वाली एकमात्र जनजाति कौन सी है? तो मुंडा जनजाति जो है केवल झारखंड में ही पाई जाती है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। लेकिन धीरे धीरे अब नेटवर्क सिस्टम बढ़ रहा है, लोगों का प्रचार बढ़ रहा है, इस आधार पर इन लोग पड़ोसी राज्य जैसे कि आप लोग देखें तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे बसने लगे हैं। लेकिन इनका मुख्य जो संकेंद्रण था वो आपका झारखंड में ही था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पाई जाने वाली 3 सर्वाधिक जनजातीय समूह है। तो झारखंड में पाई जाने वाली 3 सर्वाधिक जनजातीय जो समूह है, आपको यह बताया था दोस्तों कि संथाल, उरांव और मुंडा। और अगर चौथा नंबर में तो हो जाएगा हो। तो संथाल, उरांव, मुंडा और हो, ये जो तो हैं वो 3 जनजातियाँ, और इसके बाद हो जाएगा आपका चौथा। तीनों जो हैं जो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की किस जनजाति में मुंडारी भाषा का प्रचलन है? तो झारखंड में अगर देखें दोस्तों तो मुंडारी जो भाषा बोली जाती है मुंडा लोगों के द्वारा बोली जाती है। इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि मुंडारी जो भाषा है वो मुंडा लोगों के द्वारा बोला जाता है। और इनकी प्रशासनिक व्यवस्था जो है मुंडा मान की व्यवस्था ही कहलाती है। मुंडा लोग की प्रशासनिक व्यवस्था मुंडा मान की व्यवस्था ही कहलाती है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कोल तथा होड़ो एवं होड़ो शब्द झारखंड की किस जनजाति से संबंधित है? तो कोल, होड़ो एवं होड़ो शब्द जो होता है वो झारखंड की अगर देखें तो मुंडा जनजाति से संबंधित है। तो इन लोग अपनी भाषा को होड़ो या होड़को बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। होड़ो या होड़को बोला जाएगा, जो मुंडारी भाषा को ही बोला जाता है, तो मुंडा लोग बोलते हैं। अगला प्रश्न है, बढ़ते हैं। मुंडा जनजाति का युवागिरी कहलाता है। तो मुंडा जनजाति का जो युवागिरी है वो कहलाता है गीती ओड़ा। तो थोड़ा तीनों में जनजातियों का युवागिरी को बता दे रहा हूँ दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर पूछेगा कि घुमकुड़िया किस जनजाति का है, आपको याद हो गया होगा कुरांव जनजाति का। और गीती ओड़ा किस जनजाति का है, तो मुंडा जनजाति का है। तो इसको दो जो है एकदम विशेष रूप से याद रखिएगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो घुमकुड़िया उरांव जनजाति और गीती ओड़ा जो होता है वो किस जनजाति का हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा मुंडा जनजाति का। और घोटुल जो होता है, जो इम्पोर्टेंट ये भी है क्योंकि संथाल सबसे बड़ी जनजाति है, तो संथाल जनजाति की जो युवागिरी होती है उसको बोला जाता है घोटुल। तो लिख लीजिए, संथालों की युवागिरी को घोटुल और उरांव जनजाति की युवागिरी को घुमकुड़िया और मुंडा जनजाति की युवागिरी को गीती ओड़ा। ये 3 कम से कम आपको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और गीती ओड़ा और टांडा, टांडा जो होता है वो बिरहोर जनजाति में विशेषकर बोला जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मुंडा जनजाति में प्रचलित शब्द तुकुलुइथुर का अभिप्राय है। तो मुंडा जनजाति में प्रचलित शब्द तुकुलुइथुर का अभिप्राय है दोस्तों कर्ण छेदन संस्कार से संबंधित है। यानी कान में जब छेदा जाता है, एक विशेष प्रकार का संस्कार होता है, तो कर्ण छेदन संस्कार का तात्पर्य है तुकुलुइथुर से है। अगला प्रश्न है कि मुंडा समाज में देवड़ा का क्या कार्य होता है? तो देवड़ा का कार्य होता है तंत्र मंत्र का उपचार करना। हम लोग गांव देहात में देवड़ा की जगह देवार बोलते हैं और इसी को देवड़ा भी बोला जाता है। तो देवड़ा या देवार जो होता है वो गांव में जो होता है, जैसे भूत प्रेत किसी को लग जाता है तो तंत्र मंत्र से वो झाड़ फूंक करने का काम करता है। अगला प्रश्न है कि मुंडा जनजाति में हड़गड़ी या शासनदिरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों कि शासन में स्थित पूर्वजों की शिलाखंड। यहाँ पर थोड़ा समझिएगा कि जो शासनदिरी जो होता है और हड़गड़ी, ये दोनों का अभिप्राय एक ही है दोस्तों। जहाँ पर
मुंडा लोग अपने पूर्वजों को दफनाते हैं, कोई आदमी मर जाता है उसको दफनाते हैं जिस जगह पर, उस जगह को शासन कहा जाता है। और अगर उसी जगह दफनाने के बाद क्या करते हैं कि वहाँ पर छोटे छोटे पत्थर के शिलाखंड रख देते हैं, छोटे छोटे पत्थर इकट्ठा करके गांच देते हैं और ऊपर से जो कांटा होता है उसे छाप देते हैं। तो जो शिलाखंड वहाँ पर रखा गया है तो उसी शिलाखंड को इन लोग कहते हैं शासन दीरी, यानी जहाँ पर दफनाया गया वो जगह को कहेंगे शासन, और उसके ऊपर जो पत्थर रख दिया गया उसी को कहा जाता है शासन दीरी, इसको शिलाखंड कह सकते हैं। तो शासन दीरी अगर दिया एग्जाम में, क्योंकि शासन दीरी एग्जाम में पूछता है, और नहीं दिया तो शिलाखंड उसको कहेंगे। अगला प्रश्न है कि झारखंड की किस जनजाति के द्वारा पंकु, नागरा और खिरसी जमीन का वर्गीकरण किया गया है? ते हो जाएगा दोस्तों मुंडा जनजाति, यानी कि झारखंड में देखिए दोस्तों तो मुंडा जनजाति की ज़मीनों को पंकु, नागड़ा और खिरसी ज़मीन का वर्गीकरण किया गया है, तो मुंडा जनजातियों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मुंडा जनजाति में किस पर्व को छोटा सरहुल कहते हैं? तो छोटा सरहुल कहते हैं दोस्तों बतौली पर्व को। मुंडा जनजाति में देखें तो बतौली जो पर्व होता है इसको जो है ये छोटा सरहुल के रूप में मनाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और सरहुल विशेष रूप से अगर देखें दोस्तों तो सोहराई और सरहुल में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो सोहराई जो पर्व होता है पशुधन से संबंधित होता है, जो कार्तिक में विशेष रूप से मनाया जाता है, यानी कि दिवाली के जस्ट अगले दिन मनाते हैं, यानी इस दिवाली के सुबह के दिन हम लोग सरहुल मनाते हैं, हम लोग भी मनाते हैं। और मैंने सरहुल नहीं, सोहराई। और सरहुल जो होता है दोस्तों, ये सरहुल पूजा देखें तो प्रकृति के समय पूजा होती है, जब नए नए फूल का आगमन हो जाता है, बसंत ऋतु के समय में पर्व मनाया जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोग को प्रैक्टिकली है, सब देखा हुआ चीज़ें हैं, अपने आँख से बनाया हुआ किया हुआ चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है कि वारंग छीती किस भाषा की प्रचलित लिपि है? तो वारंग छीती जो होता है दोस्तों वो हो जाएगा आपका हो, जो होती है भाषा, तो वारंग छीती किस भाषा की प्रचलित लिपि है? तो वो हो जाएगा हो भाषा की प्रचलित लिपि है वारंग छीती। तो इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हो जनजाति जो है आपको पढ़ना है, और हो जनजाति की शासन व्यवस्था मुंडा मान की व्यवस्था को भी कहा जाता है, क्योंकि हो लोग आपको पता होगा कि इनका संबंध विशेष रूप से देखें तो कोल्हान क्षेत्र से रहा है। अगला प्रश्न है कि हो जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है, तो सर्वाधिक जो प्रचलित जो है वो हो जाएगा विवाह, इसमें देना चाहिए क्वेश्चन पूरा पूरा कि हो जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, तो हो जाएगा आदि विवाह। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि हो जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो होता है वो आदि विवाह होता है, जिसमें यहाँ पर देखिए दोस्तों तो इसमें विवाह के प्रस्ताव जो लेकर के जो है वधू के घर जाना पड़ता है, वर को है आदि विवाह में वर को वधू के यहाँ जाना पड़ता है कि हम आपके लड़की से शादी करना चाहते हैं। तो इस तरह से प्रस्ताव ले जाकर के जो विवाह होती है वो होता है आदि विवाह, जो हो जनजाति में प्रचलित है। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ इल्ली है, जो देवताओं पे भी तापन हेतु अर्पित की जाती है? ये हो जाएगा दोस्तों हो जनजाति। हो जनजाति के जैसे कि प्रिय पदार्थ जो होता है वो इल्ली होता है, जो तापन हेतु अर्पित की जाती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जैसे कि संथालों में हड़िया जो होता है वो प्रिय पदार्थ होता है, क्योंकि उन लोग भी क्या करते हैं, जो हड़िया होता है उनको विशेष चावल से निर्मित एक पेय पदार्थ होता है जो उनको बहुत प्रिय होता है, और इन लोग अपने अच्छे से मतलब उसको एक पूजा भी करते हैं जिसमें चढ़ाते हैं और पीते भी हैं। तो उसी प्रकार से हो जनजाति में जो होता है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि इल्ली जो होता है हो जनजाति में उसी प्रकार का एक प्रिय पदार्थ होता है, तपन हेतु अर्पित की जाती है। अगला प्रश्न है कि हो जनजाति में नृत्य स्थल अखाड़ा को किस नाम से जाना जाता है? तो नृत्य स्थल अखाड़ा जो होता है उसे कहा जाता है स्टे तुर तुड। तो तुर तुड स्टे तुर तुड को नृत्य स्थल यानी अखाड़ा के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कोलोब तथा जोमनामा एवं दमुराई की जनजाति का प्रमुख त्यौहार है? ते जो है कोलोब तथा जोमनामा एवं दमुराई जो होता है हो जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस लोगों में हो जनजाति में ये जो त्यौहार है विशेष रूप से मनाया जाता है।
और यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो इनकी जो देवताएं होती हैं जैसे कि पाहुई बोंगा जो ग्राम देवता होता है, और मारंगबुरु जो हमेशा सबकी तरह पहाड़ देवता भी इन लोग के होता है, और एक सबसे यहाँ पूछा जाता प्रश्न है जो हो जनजाति में देसावली, देसावली बोंगा जो होता है वो वर्षा देवता होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में की जनजाति का प्रमुख पेशा जो है पलकी ढोना होता है। तो खड़िया जनजाति का जो प्रमुख पेशा जो है वो पलकी ढोना होता है। इसी चलते इनको जो है खड़िया यानी खड़खड़िया ढोने के कारण यानी पलकी ढोने के कारण इसका नाम भी खड़िया पड़ा था। अगला प्रश्न है कि झारखंड की किस जनजाति का सिद्धांत है कि लूट लाओ और कूट खाओ। ये हो जाएगा पहाड़िया जनजाति का संबंध जो है वो होता है कि लूट लाओ और कूट खाओ। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो खड़िया जनजाति होता है वो 3 शाखाओं में बटी हुई है। एक पहाड़ी खड़िया होता है, एक ढेलकी खड़िया होता है, और एक दो होता है दूध खड़िया होता है। तो पहाड़ी खड़िया का स्थिति जो है उन लोग जंगल में ज़्यादातर रहते हैं। उनका जीवन स्तर जो 2 और खड़िया होगा जैसे कि ढेलकी खड़िया दूध खड़िया की अपेक्षा जो पहाड़ी खड़िया का जीवन स्तर होता है वो निम्न स्तर का होता है। इनकी उतनी ज़्यादा जो है विकास नहीं हो पाई है, जबकि दूध खड़िया जो होती है उसका सर्वाधिक विकास हुआ है अभी तक। माने खड़िया जनजाति में दूध खड़िया की स्थिति जो है अच्छा है। इन लोग कृषि जीवन यापन करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, वो अच्छे से रहन सहन करके जीवन यापन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। तो यहाँ पर हो जाएगा खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है ओलोलदाय विवाह या असल विवाह। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ओलोलदाय विवाह जो है खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है, जिसे असल विवाह भी कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि वर के द्वारा कन्या को मूल्य देकर विवाह किया जाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि जनजातियों में ज़्यादातर जो विवाह प्रचलित है उसमें वधु मूल्य देना पड़ता है, यानी वर के द्वारा जो होता है वो कन्या का मूल्य देना पड़ेगा। यानी कि जो तिलक चढ़ता है वो जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि तिलक जो है इसमें लड़की वाले न चढ़ा करके लड़का वाले जो हैं वो चढ़ाते हैं, यानी कि वधु का मूल्य देंगे तभी आपको शादी होगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस जनजाति का सर्वाधिक ईसाईकरण हुआ है। तो सर्वाधिक ईसाईकरण पूरे 32 जनजातियों में देखें तो खड़िया जनजाति का सर्वाधिक ईसाईकरण हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा किसी जनजाति का ईसाई में कन्वर्ट हुआ है तो आपका हो जाएगा खड़िया जनजाति का ही। अगला प्रश्न है कि खड़िया जनजाति में नयोदेम त्यौहार का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है। तो नयोदेम त्यौहार का जो आयोजन होता है वो नया चावल पूर्वजों को अर्पित करते समय, यानी कि जब नया फसल होता है दोस्तों, जब नई धान की कटाई होती है तो जो अक्टूबर नवंबर में धान की कटाई होती है तो उस समय धान काटने के बाद जो है जो नया फसल की उन लोग पूजा करते हैं। पहले नए चावल पूर्वजों को चढ़ाते हैं, इसके बाद ही उसको खाते हैं। तो नयोदम जो त्यौहार है ये नया चावल को पूर्वज को अर्पित करते हैं। अगला प्रश्न है कि पारदुबो एवं गुमी किस जनजाति की प्रमुख देवता है। तो पारदुबो एवं गुमी जो होता है ये हो जाएगा खड़िया जनजाति की प्रमुख देवता है। तो पारदुबो यानी पहाड़ देवता जो होता है ये खड़िया जनजाति का है, और जो गुमी होती है देवी होती है, तो ये खड़िया जनजाति का दोनों है, याद रखिएगा। और वन देवता एक इन लोग में विशेष होता है जिसको बुराम कहा जाता है, बुराम। तो याद रखिएगा वन देवता को लोग बुराम कहते हैं या सरना कहते हैं। अगला प्रश्न है कि दूध खड़िया जनजाति समूह का सर्वाधिक पुजारी कहलाता है, धार्मिक पुजारी कहलाता है। दूध खड़िया जनजाति समूह का धार्मिक पुजारी कहलाता है। तो दूध खड़िया का जो होता है दोस्तों धार्मिक पुजारी, उसको कालो कहा जाता है। तो याद में रखिएगा कि दूध खड़िया जो जनजाति है उसके जो धार्मिक पुजारी होते हैं उसको कालो कहा जाता है। तो इसको विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर कालो ऑप्शन में न रहे तो यहाँ पर आपको पाहन भी मार सकते हैं टिकाउट, क्योंकि कालो या पाहन दोनों रह सकता है। और बाकी पहाड़ी खड़िया जो होता है दोस्तों वहाँ पर उन लोग जो धार्मिक पुजारी होता है उसको दिहुड़ी या ढेलकी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि संथाल गांवों में ग्राम सभा का प्रमुख कार्य है। तो ग्राम सभा का जो संथाल जो ग्राम सभा होती है जिसको माझी परगने शासन व्यवस्था कहते हैं, उसमें
ग्राम सभा का प्रमुख कार्य होता है कि यौन दुराचारी व्यक्ति को दंडित करना, यानी यौन से संबंधित कोई अगर गलतियां करते हैं, अपराध करते हैं तो उसको दंडित करने का मुख्य कार्य होता है। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि गांव में कोई और विवाद हो गया, कोई चोरी हो गया, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, तो इन सारे मामलों को इन लोग निपटाते हैं। अगला प्रश्न है कि संथाल में प्रचलित शब्द इतुत का क्या अर्थ है। इतुत का अगर मतलब देखिए दोस्तों तो रंग से चिन्हित करना, लेकिन एक चीज़ को थोड़ा सा यहाँ ध्यान में रखिएगा कि इतुत बापला अगर दे दिया तो इतुत बापला हो जाएगा प्रेम विवाह से संबंधित है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में इतुत बापला का अर्थ क्या है अगर ये पूछेगा तो वहाँ पर डायरेक्ट करना है कि प्रेम विवाह से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की किस जनजाति समूह में विवाह के अवसर पर धान की उचावली भूमि दान देने की प्रथा है। तो याद रखिएगा झारखंड की जनजाति में जो होता है दोस्तों, विवाह के अवसर पर धान की उचावली जो भूमि होती है वो दान देने की प्रथा है, तो संथाल जनजाति में है। अगला प्रश्न है कि साकाम ओडोक नामक नृत्य या कृत्य संथालों द्वारा किस अवसर पर किया जाता है। तो सकाम ओडोक नामक जो नृत्य होता है दोस्तों, ये संथालों के द्वारा देखें तो यह जगह विवाह विच्छेद के अवसर पर किया जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। अगला है कि उरांव जनजाति में चक्रीय विवाह को किस नाम से जाना जाता है। तो उरांव जनजाति में जो होता है दोस्तों, वो चक्रीय विवाह को गोलोट बेंजा के नाम से जाना जाता है। तो जो इसको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि ये सब प्रश्न जो होता है कि आउटर टाइप हैं और यही सब ज़्यादा प्रश्न कभी कभी पूछ देता है, जो हम लोग फंस जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति में प्रथा है कि घर जवाई को किसी भी परिस्थिति में भूइंहरी भूमि का उत्तराधिकारी नहीं माना जाता है। आपको पता है कि भूइंहरी भूमि से तात्पर्य किस जनजाति का है, तो उरांव जनजाति से। उरांव जनजाति में जो होता है वो घर जमाई जो होते हैं उनको भूइंहरी भूमि में उत्तराधिकारी नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि टाना भगत समुदाय किस जनजाति से संबंधित है। तो टाना भगत जो समुदाय है दोस्तों, ये उरांव जनजाति से संबंधित है, क्योंकि टाना भगत जो विद्रोह हुआ था जो चतरा भगत के नेतृत्व में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, वो इसमें ज़्यादातर उरांव लोगों ने भाग लिया था और इसका संबंध जो है उरांव जनजाति से है। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति में हर बोड़ी नामक संस्कार का प्रचलन है। तो हर बोड़ी नामक जो संस्कार का जो प्रचलन है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका उरांव जनजाति में है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंडा जनजाति में गुआ बदल शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि इसका जो मुंडा जनजाति में गुआ बदल का अर्थ होता है कि अदला बदली विवाह से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि रिजले के अनुसार झारखंड में कौन सी भाषा कोलेरियन प्रजाति की है। तो याद रखिएगा कि रिजले ने बताया था कि जो मुंडारी भाषा है, जो मुंडाओं की जो भाषा है मुंडारी, तो इनको जो है कोलेरियन समूह की भाषा बताया है। और रिजले ने यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, तो इन्होंने बोला था कि मुंडा जो जनजाति है, तो रिजले ने बताया था कि मुंडा जनजाति जो है वो 340 गोत्रों में विभक्त है, ये रिजले ने बताया था। जबकि ऐसे मुंडा जनजाति के देखें तो 13 उपशाखाओं में बांटा गया है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में मुंडा जनजाति के किन दो उपजातियों में बटी है। तो मुंडा जनजाति मुख्य रूप से दो उपजातियों में बटी होती है, एक हो जाएगा कोमपट और एक हो जाएगा खांगड़। तो याद रखिएगा कोमपट और खांगड़ दो मुख्य जो है वो उपजातियों में बटी हुई है। लेकिन अगर देखें दोस्तों तो इनको सामाजिक दृष्टि से ये जनजातियाँ जो है 13 उपशाखा में बटी हुई है, जबकि रिजले ने इनको डायरेक्ट बताया दिया कि इनमें 340 गोत्र पाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है जो वन लाइनर हैं, अपवाद की दृष्टि से होते हैं, तो ये भी प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं। अगला प्रश्न है कि जनजातीय समाज में जेठांश का अर्थ क्या होता है। तो जनजातीय समाज में जेठांश का अर्थ होता है कि ज्येष्ठ पुत्र को पूर्वज पूजा करने हेतु दी गई अतिरिक्त भूमि जेठांश कहलाता है।
यानी ये सभी में प्रचलित है, जनजातियों में ही नहीं है, क्योंकि जो भी बड़ा पुत्र होता है उसको जेठांश दिया जाता है, क्योंकि उसका पिताजी की मृत्यु होती है तो उसके बाद बड़े पुत्र का पगड़ी बनाता है सर पर, तो उसमें जेठांश दिया जाता है। कुछ ज़मीन का जो है जितना बंटवारा होती है उसके अलावा बड़े को थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाता है। इसमें पूर्वजों पूजा से संबंधित अतिरिक्त भूमि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है कि मुंडा जनजाति का धर्म कहलाता है। तो मुंडा जनजाति का धर्म कहलाता है दोस्तों एनिमिस्टिक। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। ये बड़ा, ये सब जो है दोस्तों मैं भी पहली बार देख रहा हूँ और बड़ा उटपटांग टाइप का है, तो इसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वरुण झारखंड में किस जनजाति के प्रमुख देव के रूप में प्रतिस्थापित थे। तो वरुण जो है वो हो जाएगा असुर जनजाति के। वरुण जो है झारखंड में असुर जनजाति संबंधित प्रमुख देव के रूप में प्रतिष्ठापित थे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग के भगवान की कृपा से, आप लोग के प्रे की वजह से मेरा कोरोना जो है रिकवरी में है और आज इतना लंबा पढ़ा पाया, इसका वजह है कि मैं ठीक हो रहा हूँ और बहुत जल्द स्वस्थ हो जाऊँगा। तो पर डे के हिसाब से 2 वीडियो लेकर के आऊँगा और आप लोग की तैयारी अच्छा हो और जल्दी से जल्दी आप लोग भी घर पर रहिएगा दोस्तों, सुरक्षित रहिएगा, कोरोना को हल्को मत लीजिएगा। 10 दिन से लगभग ऊपर से मैंने इस कोरोना के लहर को झेला है और बहुत वीकनेस हो जाती है, बहुत कमज़ोरी हो जाती है। एक दिन मैं पढ़ाने का कोशिश कर रहा था आज के 2 दिन पहले ही, तो 5-7 मिनट पढ़ा पाया था, इसके बाद पूरा वीक हो गया था। तो इसलिए थोड़ा ध्यान में रखिए और घर में रहिएगा दोस्तों, बस यही बोलेंगे, घर में रह के पढ़िए, क्योंकि ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं करना है, एकदम घर में सेफ रहिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।